हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास में आज हम लोग क्या करेंगे कि 42 क्लास करेंगे। ठीक है, 41 क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखें तो इसका जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन हिस्ट्री के नाम से, वहां पर आप सारा क्या करिएगा कि लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो क्या करिएगा कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्या करिएगा कि सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, 20वां क्लास है। ठीक है, आज हम लोग सूर्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि बाबर जो था 1526 ईस्वी में क्या किया था कि मुगल राजवंश का स्थापना किया। उसके बाद अकस्मात बाबर का मृत्यु हो जाता है। 40 साल का ही था, मात्र 40 साल से थोड़ा सा ज्यादा था, और उसका क्या हो जाता है, बाबर का मृत्यु हो जाता है। और 23 साल की उम्र में मात्र क्या किया जाता है कि हुमायूं का क्या किया जाता है, राजवंश पे बैठा दिया जाता है। मुगल काल के मतलब उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। लेकिन वो बहुत सारा बाबर लड़ाई लड़के गया था, और बहुत सारा मतलब कि लड़ा, तो क्या हो गया कि इसको खतरा हो गया हुमायूं को, बहुत से लड़के जाएगा कोई पिता तो उसका बेटा ही उसका भुगतेगा। तो सबसे इसको क्या था कि दुश्मनी था, और मुगल काल बीच में टिक नहीं पाया। उसी बीच में क्या हुआ कि सूर्य राजवंश जो था स्थापित हो गया उत्तरी भारत में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सूर्य राजवंश के बारे में आज हम लोग देखेंगे, और इसके से क्वेश्चन हमेशा बहुत ज्यादा बनता है। भले से ये बहुत कम समय के लिए बीच में आया था, एक अफगान शासक था, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए आया था, लेकिन हमेशा बहुत ज्यादा सवाल बनता है। ठीक है, तो इसका तो पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लिए मुगल काल का। ठीक, मुगल काल भी पढ़ा दिया गया है, इसके पहले देख लीजिएगा। अभी हम लोग फिर से कल से क्या करेंगे कि मुगल काल के बारे में ही पढ़ेंगे। अकबर जितना भी था, वो सब, शाहजहां, जितना इंपॉर्टेंस मुगल काल में है उसको हम लोग कल से देखेंगे। बीच में आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सूर्य राजवंश के बारे में अगर देखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो सूर्य राजवंश के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि ये मूलतः कहाँ के निवासी था, मतलब आपसे पूछ सकता है कि इसका परिवार कहाँ के रहने वाला था। तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान का, मतलब कि अफगान था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1540 ईस्वी में क्या हुआ कि सूर्य राजवंश का स्थापना हुआ, और 1556 ईस्वी तक ये चला। ठीक है, कहां तक, कौन सा मतलब क्षेत्र में भारत का रहा था, तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में। ये दक्षिणी भारत में इसका राजवंश नहीं गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकता है कि सूर्यवंश का स्थापना कौन किया था, संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना कि शेरशाह सूरी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। मालवा पर कब्जा करते हुए राजपूतों पर जीत हासिल किया, और 5 साल तक क्या हुआ था कि शेरशाह जो सूरी था वो क्या किया था कि यहाँ पर राज किया था 5 साल तक। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1545 ईस्वी में क्या हुआ था कि कालंजर में एक युद्ध लड़ रहा था शेरशाह सूरी, और वहां पर क्या हुआ कि गोला बारूद के जो रूम था ना, घर था, वो फट जाता है, और वहां पे वो घायल हो जाता है कालिंजर में, और वहां पर उसका क्या हो जाता है कि मृत्यु हो जाता है। इसीलिए शेरशाह सूरी के बारे में 5 साल का बता रहा है। बाकी का इसका जो उत्तराधिकारी था 1555 ईस्वी तक क्या किया था कि राज्य किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जब देखते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे जानकारी ले रहे हैं, फिर डिटेल्स में पढ़ते हैं। आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो शेर खान जो था प्रशासन में बहुत ज्यादा सुधार लाया था, और कई संरचना को क्या किया था कि यहाँ पर नींव रखा था। वो सब हम लोग देखेंगे अभी, जिसका क्या किया था उपयोग करके अकबर भी उससे मतलब कि फायदा उठाया था, उसका उपयोग किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अभी बताएं कि शेर खान का जो शेर खान, शेर खां, शेरशाह सूरी, सब इसी का नाम है, शेरशाह का ही। ठीक है, तो शेर खान का मध्य भारत में कालिंजर के किले पर अभी बताएं कि 1545 ईस्वी में वहां पे हमला करते समय क्या हुआ था कि बारूद, गोला बारूद जो था क्या हुआ था कि फट गया था। उसी समय इसका क्या हो जाता है, 1545 में इसका मृत्यु हो जाता है। एक छोटा सा जानकारी ले लिए सूर्य राजवंश के बारे में। अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, तो शेरशाह के प्रशासन के बारे में अगर आपको से देखना है तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि सूर्यवंश का स्थापना कौन किया, तो शेरशाह ने। ठीक है, आपको कब किया था, तो आपको याद रखना है 1540 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। इसका मूल नाम कभी कभी पूछ लेता है शेरशाह को, तो आपको याद रखना कि फरीद इसका मूल नाम था। ठीक है, बिहार के सासाराम का जागीरदार का हसन खान का एक पुत्र था। तो आपसे पूछ सकता है कि शेरशाह या फरीद का पिता का नाम क्या था, तो आपको याद रखना कि हसन खान। हसन खान कौन था ये भी पूछ सकता है। तो बिहार जो है, बिहार में एक सासाराम जगह है, वहां पे जागीरदार का एक जागीरदार था हसन खान। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हसन खान के शेरखा पुत्र था, ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, बिहार के
अफगान शासन के तहत बहादुरी से यहाँ पर एक क्या किया था कि लड़ाई किया था, रहा था और अपना राजवंश का स्थापना किया था, जिसी कारण इसको शेर खां और कहीं कहीं पे शेर खान दोनों लिखा रहता है। शेर खां भी लिखा रहेगा, शेर खान भी लिखा रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो शेर खान का उपाधि दिया गया था। शेर खां का उपाधि इसको कौन दिया था ये भी पूछ सकता है। तो शेर खां का जो उपाधि दिया था फरीद को, आपको याद रखना कि बहार खां नुहानी इसको शेर खां का उपाधि दिया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। शेर खां जो था नुहानियों के पतन के बाद क्या किया कि बहार खां के जो विधवा पत्नी थी उसको दद्दू बेगम से ब्याह कर लिया। कौन कर लिया था? शेरशाह। और शेरशाह ब्याह क्यों किया था, शादी क्यों किया था? तो आपको याद रखना कि बिहार क्षेत्र को अपने अधीन में लेने के लिए पहले क्या होता था कि शादी कर लो और शादी करके अगर वो वाला क्षेत्र मिलता है तो वो वाला उसके लिए सब आदमी शादी कर लेता था, राजा शादी कर लेता था। ठीक है, तो ये भी वही काम किया। शेर खां क्या किया कि दद्दू बेगम से शादी कर लिया और उसके कारण इसको क्या हुआ कि जो बिहार का क्षेत्र था इसको मिल गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अधीन में अपने ले लिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए इसका तो हम लोग जानकारी ले लिए। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कहां कहां पे लड़ाई लड़ा और कहां कहां पर जीता, जो हमेशा सवाल से पूछते रहता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि शेर शाह के बारे में अगर पूछे कि इसका जन्म कब हुआ था तो 1486 ईस्वी में जन्म इसका हुआ और इसका मृत्यु कब हुआ तो 1545 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। ये मत ये समझिएगा कि इसका ये शासन काल है, ये नहीं ध्यान में रखना है। इसको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये मत समझिएगा कि इसका ये शासन काल है। हम लोग जानते हैं कि 1540 ईस्वी में एक्चुअली में ये शासन में आया था। ये इसका जन्म समय है। ठीक है, 1486 ईस्वी, और ये इसका मृत्यु समय है 1545 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि शेरशाह जो सूरी था, या कहीं कहीं पे शेरशाह सूर भी लिखा रहेगा, तो शेरशाह जो सूरी था उसके विजय के बारे में देखिए कि किस किस क्षेत्र को विजय किया था। तो आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड, मालवा, मुल्तान, पंजाब और सिंध इसमें शामिल था। ठीक है, और साथ ही साथ आपको दो गो लड़ाई भी याद रखना है कि 1543 ईस्वी में रायसीन को और 1544 ईस्वी में मारवाड़ को विजय किया था, मारवाड़ पर विजय प्राप्त किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये समय के साथ इसलिए याद रखना है ये दोनों को, क्योंकि ये दोनों समय के साथ हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, तो 1543 ईस्वी में रायसीन को जीता था और 1544 ईस्वी को मारवाड़ को। ठीक है, लेकिन ये सबको याद रखिएगा कि बुंदेलखंड, मालवा, मुल्तान, पंजाब, सिंध पर भी क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। असम, गुजरात, कश्मीर, नेपाल को छोड़कर उत्तर में जो उत्तर भारत पर क्या किया था कि ये कब्जा किया था। ये बात पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि शेर खान ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई हुआ था। इसको लड़ाई क्यों लड़ना पड़ा था? क्योंकि इसको बंगाल को जीतना था। बंगाल को जीता और क्या किया कि 1534 ईस्वी में अपने अधिकार में ले लिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में क्या हुआ था कि हिमाऊ को पराजित किया था शेरशाह ने, और वहां पर क्या किया था कि शेरशाह का उपाधि धारण किया था शेरशाह का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी हम लोग बोलते हैं, वहां पर क्या किया कि हिमाऊ को पराजित किया था और दिल्ली में सूरवंश का स्थापना किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी युद्ध के बाद क्या होता है कि हिमाऊ जो था भाग गया था। मुगल काल का यहाँ पर क्या हो जाता है, बीच में रुकावट आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या कि 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना को अपना दुर्ग बनवाया था, मतलब अपना क्षेत्र बनवाया। क्षेत्र का एक क्षेत्रीय राजधानी नहीं होता है, वो बनवाया था। और यहाँ पे इस नगर को क्या किया था, पटना को बिहार का राजधानी बनाया था, जो अभी तक बिहार का राजधानी भी है, कैपिटल भी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है कि ऐसा काम किया गया था, पटना को बिहार का राजधानी कहाँ बनाया गया था शेरशाह के द्वारा, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो आपको याद रखना है कि अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में ये जो पुस्तक है उसमें मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हालांकि शासन जो उसका था केवल 5 साल के लिए ही था, फिर भी ये बहुत सारा क्या किया कि प्रशासनिक और उत्कृष्ट काम किया। इसके लिए इसका क्या होता है कि बहुत ज्यादा हिस्ट्री में सवाल पूछा जाता है और इंपॉर्टेंस भी है हिस्ट्री में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो राजा था, राजा के लिए 4 महत्वपूर्ण मंत्रियों को सहायता देना पड़ता था। कौन कौन होता था? तो आपसे पूछ
पूछ सकता है। दीवान ए वाजिर, जिसका काम क्या होता था, तो राजस्व एवं वित्त का प्रभारी होता था। ठीक है, राजस्व का क्षेत्र, जैसे कि अभी इंडियन रेवेन्यू जो सर्विस होता है, IRS होता है, ठीक उसी तरह का राजा को सपोर्टर क्या होता था, तो आपको याद रखना है दीवान ए वजीर। ठीक है, जिसका काम क्या होता था, राजस्व और वित्त को देखना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दीवान ए आरिज जो होता था, सेना का प्रभावी होता था। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दीवान ए रसालत जो होता था, विदेश मंत्री। ठीक है, दीवान ए इंसा जो होता है, संचार मंत्री होते हैं। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। संचार का मतलब आप मत समझ लीजिएगा कि उस समय फोन और टेलीविजन कुछ होगा। संचार का मतलब जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब जितना भी चीज आता है, ये सब संचार के ही अंदर आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी कम्युनिकेट, जो भी एक जगह से दूसरे जगह में कुछ सामान को या कुछ बात को पहुंचाने में मदद करता है, उसको हम लोग संचार बोलते हैं। तो जैसे रोड, रेलवे, ये सब, एयरवेज, जितना भी ये सब चीज आता है, क्या आ जाता है कि आपका संचार के अंदर आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं समझिएगा कि सिर्फ टेलीविजन ही क्या है, टेलीफोन ही क्या है, कि संचार का माध्यम है। ठीक, चलिए आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि शेरशाह का जो साम्राज्य था 47 सरकारों में विभाजित था। अब प्रत्येक सरकार को परगनों में क्या किया गया था कि विभाजन गया था। अब प्रत्येक परगनों पर क्या किया गया था कि एक एक अधिकारी प्रभारी रहता था। जैसे कि अभी अपना डिस्ट्रिक्ट है, बिहार एक राज्य है, पटना मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, जितना भी ये सब राज्य है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, गोवा है, ये सब राज्य है। तो उसमें क्या किया गया है, जिला बनाया गया है और जिला के लिए एक अधिकारी रखा गया, IAS IPS। ठीक उसी तरीका से क्या किया जाता था कि प्रत्येक जो सरकार था, वो साम्राज्य जो था, इसका 47 सरकारों में विभाजित था। ठीक है, और प्रत्येक सरकारों में एक परगनों में विभाजित किया जाता था, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट में विभाजित रहता है। अब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जैसे अभी जिला कलेक्टर होता है, ठीक उसी तरीका से प्रत्येक परगनों में क्या होता था कि अधिकारी और प्रभारी रहता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तहसीलदार जो होता था सैन्य अधिकारी होता था। अमीन जो होता था, अभी भी अमीन जो है उत्तरी भारत में अमीन ही बोला जाता है। भू राजस्व, जैसे जो खेत नापने वाला आपका आता है ना, खेत को डिवाइड करने वाला, कोई से मान लिया जाए कि आप खेत खरीदे हैं तो एक अमीन को बुलाते होंगे। अमीन को बुलाते होंगे, वो क्या करता होगा कि आपको नक्शा पर देखकर आपको बताता होगा कि ये खेत यहाँ से यहाँ तक है, और वो क्या कर जाता है, निशान देकर जाता है। इसका पढ़ाई होता है। और अमीन का मतलब क्या होता है, एक ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, तो अमीन उस समय काम क्या करता था, भू राजस्व को देखता था, जमीन के बारे में मतलब जानकारी इसको बहुत ज्यादा होता था और उसको देखता था। अब फौतेदार जो होता था, कोषाध्यक्ष होता था। कारकून होता था, वो क्या होता था, लेखाकार होता था। और इक्ता वो वाला मत समझिएगा जो मतलब कि आपका दिल्ली सल्तनत के समय इक्ता क्या होता था, तो उस समय क्या होता था कि जितना भी राजा जो होता था लूट उठ के लाता था सामान, मान लिया जाए कहीं पर गया और लड़ा, और लड़ने के बाद जो संपत्ति मिलता था उसको क्या किया जाता था कि जितना भी सेना होता था उसमें बांट दिया जाता था उस धन को। मतलब कि खजाना में नहीं रख के उसका ज्यादा से ज्यादा धन क्या होता था कि प्रशासन में, मतलब जो भी सेना होता था उसमें बांट दिया जाता था। यहाँ पे इक्ता का काम क्या था, तो इक्ता जो होता था विभिन्न प्रशासनिक क्या होता था, इकाई होता था। मान लिया जाए कि एक सैन्य जो है तो उसका सबसे छोटा मतलब चीज क्या होता था, वहां पर इसको ध्यान में रखा गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इकाई मतलब किसी प्रशासनिक चीज का इकाई यहाँ पर बोला गया है इक्ता के बारे में। ठीक है, शेरशाह के अधीन यहाँ पर क्या था कि भू राजस्व सुव्यवस्थित था। भू राजस्व पर मतलब कि कितना धन लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा किसान से ले लीजिएगा तो घाटा हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित था। मतलब कि एक अनुसार से लिया जाता था। और जमीन को पहले क्या किया गया कि सर्वे करवाया गया, और सर्वे करवाने के बाद इसमें जमीन को 3 वर्गों में क्या कर दिया गया कि बांट दिया गया। जो खेती का जमीन होता था उसको 3 वर्गों में बांट दिया गया। एक तो अच्छी, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा फसल होता है, दूसरा मध्यम, और तीसरा जो बुरी। और इस अनुसार से क्या किया जाता था कि वहां पे राजस्व लिया जाता था। तो ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि बुरी भी जमीन पर उतना ही रकम लेगा और ये अच्छा भी जमीन पर उतना ही लेगा, तो क्या हो जाएगा, किसान को घाटा हो जाएगा। मान लिया जाए कि
किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और किसी किसान और जो है बी, उसके मान लिया जाए कि ए के पास भी 10 एकड़ है और बी के पास भी 10 एकड़ है और इसके पास अच्छी जमीन है और इसके पास बुरी जमीन है, तो इसको तो ज्यादा संपत्ति हो जाएगा, ज्यादा मतलब देगी धान चावल गेहूं जो भी है कि वो होगा, और इसके पास तो बहुत कम होगा। तो इससे भी मान लिया जाए कि 10 क्विंटल ही लीजिएगा और इससे भी 10 क्विंटल, तो दोनों में तो नुकसान वाला तो ये रह जाएगा। तो इसीलिए जमीन को सर्वे पहले करवाया गया इसके शासनकाल में, और अच्छी और मध्यम और बुरी 3 तरह के मतलब जमीन को बांट दिया गया, और फिर उस पर क्या किया गया कि राजस्व लिया गया। राजस्व कैसे लिया गया, तो मान लिया जाए कि आपके पास 10 मतलब 100 होता है, 100 क्विंटल होता है, तो उसका 1/3 लिया जाएगा, 33% आपको याद रखना है, 33% लिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी भी जो अपना गवर्नमेंट होता है 30% लेता है टैक्स, हम लोग देखते हैं, तो उस समय 33% लिया जाता था। और इसका भुगतान जो होता था लोग किस तरह से कर सकते थे, चाहे तो नगद कुछ रुपया रकम देकर कर सकता था और चाहे तो कुछ फसल देकर कर सकता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। शेरशाह के बारे में हमेशा एक बताया जाता है कि दाम नामक तांबे का सिक्का का उपयोग मतलब कि कौन चलवाया था, ये हमेशा आपसे पूछते रहता है, तो आपको याद रखना है कि शेरशाह के द्वारा ये चलवाया गया था। ठीक है, तांबे का सिक्का। और ऐसा माना जाता है कि यह जो सिक्का था अपने बहुत छोटे मूल्य था, इसका बहुत छोटा मूल्य था, जिस कारण से अंग्रेजी जो था एक वाक्यांश है, उसमें वाक्यांश मिलता है, आई डोंट गिव अ डैम। ये वाला आपको ध्यान में रखना है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि जो एक अंग्रेजी वाक्यांश है आई डोंट गिव अ डैम, वो किस सिक्के के लिए किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो शेरशाह ने एक दाम सिक्का चलवाया था, और क्या चीज का वो बना होता था, तो तांबे का सिक्का होता था, इसे ही बोला जाता था आई डोंट गिव ए डैम। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक अंग्रेजी वाक्यांश है, वो सब हम लोग जानते ही थे। क्या करता था अंग्रेज, दूसरे को क्या करता था कि जितना से जितना हो सके उसको नीचा दिखाओ, और नीचा दिखा के क्या करो कि वो और एक दूसरे से लड़वाओ, और लड़वा कर अपना राजपाट चलाओ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं इसमें, तो क्या हुआ कि ये जो था मतलब शेरशाह जो था वो क्या किया था कि अपने शासन काल में पुलिस को बहुत सक्षम बनाया था। सक्षम बनाकर और क्या किया था कि जो जितना भी अपराध था उसको कम कर दिया था, बहुत ज्यादा अपराध को कम कर दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। घोड़े के ब्रीडिंग के बारे में माना जाता है कि घोड़ा जो होता है ना, उसके प्रजनन के लिए ये जो है अलाउद्दीन खिलजी से क्या किया था कि विचार को उधार लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन जिस तरह से ब्रीडिंग करवाता था उसी तरीका से घोड़े को ब्रीडिंग करवाया करता था, मतलब कि उसका विचार उसका शिक्षा का क्या किया था कि उधार लिया था, ऐसा माना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि शेरशाह अपने घोड़े के ब्रीडिंग के लिए उसका विचार किससे लिया था, अपना विचार किससे लिया था, तो आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, शेरशाह के बारे में हमेशा बताया जाता है कि ये जीटी रोड बनवाया था। आप जानते हैं कि जो दिल्ली से कोलकाता वाला जो जीटी रोड है शेरशाह ही बनवाया था। जीटी रोड आप ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये 4 महत्वपूर्ण राजमार्ग बिछाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्या होता था कि इसका संचार में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था। ठीक, तो 4 कौन कौन था, तो आपको याद रखना है सोनारगांव से सिंध, आगरा से बेहरामपुर था, जोधपुर से चित्तौड़ था, लाहौर से मुल्तान। ये 4 क्या किया था कि राजमार्ग बिछाया था, जीटी रोड बनवाया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कुछ इसका अनुमान माना जाता है। तो अनुमान ये हिस्ट्री में जैसे जितना भी इतिहास है एक अनुमान के ही अनुसार से चलता है। आप तो पास्ट में जाकर देखने तो गए नहीं है, जो भी पुस्तक मिले, जो भी कुछ साक्ष्य मिले, उससे अनुमान लगाया जाता है, और उससे क्या होता है कि फिर पुस्तक बनता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो शेरशाह के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था। कैसा था, तो धर्मनिष्ठ मुसलमान था, लेकिन अन्य जो धर्म था उस पर एक क्या होता था, बहुत सहनशील रहता था। मतलब कि उस पर कोई ऐसा नहीं था कि कट्टर बहुत ज्यादा था, कट्टर मुस्लिम नहीं था। अन्य धर्मों को भी क्या करता था कि इज्जत करता था, उसको रिस्पेक्ट करता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हिंदुओं को भी अपने शासन काल में जैसे कि अधिकारी होता था उसके लिए भी नियुक्त करता था। ऐसा नहीं कि अगर हिंदू सक्षम है तो उसको नियुक्त नहीं करना है। इसके शासन काल में बोला जाता था कि जो भी सक्षम व्यक्ति है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको नियुक्त किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पुराना किला के बारे में सुनते होंगे, तो पुराना किला के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो
मस्जिद का निर्माण है इसी के शासनकाल में हुआ था, शेरशाह के ही शासनकाल में हुआ था। और उन्होंने बिहार में जो सासाराम है वहां पर एक मकबरा बनाना क्या किया था कि प्रारंभ किया था। एक्चुअल में बोला जाता है कि मकबरा जो था इसी ने बनवाया था। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी ने प्रारंभ करवाया था, एक मकबरा भी बनवाया था अपने जीवन काल में, रहते भर में क्या किया था कि उसको बनवाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इसका जो मृत्यु हो जाता ना 1545 ईस्वी में, उसके बाद जो इसका पुत्र था इस्लाम शाह, उसको क्या किया था कि पूरा तरह से मतलब कि उसको पूर्ण करवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपसे अगर सवाल आ जाए कि शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना है कि शेरशाह ही याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें अगर बीच में जाकर सवाल पूछ ले कि उसको पूरा कौन करवाया था, तो इसका बेटा जो था इस्लाम शाह, उसने इसको क्या किया था कि पूर्ण करवाया था शेरशाह का मकबरा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको याद रखना है कि ये मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम बिहार में है। आप देख सकते हैं कि ऐसा है, बहुत ज्यादा अभी वास्तुकला में अपना पढ़ना भी होता है। अगर बिहार का एग्जाम देते हैं पीसीएस जैसे होता है, तो उसमें वास्तुकला में आ जाता है सवाल। तो ये तो आप वहां से डिटेल्स में देखना पड़ता है। तो आपको याद रखना है जो वास्तुकला के लिए अपना एक उत्कृष्ट कृति में माना जाता है भारत में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। शेर खां जो था अपने जीवन काल में ही ये जो था सासाराम जो है वहां पर जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला जो है मकबरा बनवाना क्या कर दिया था कि प्रारंभ करवा दिया था। जिसको क्या होता है कि बाद में इसका पुत्र इसके मृत्यु के बाद इस्लाम शाह ने क्या किया था कि अष्टकोणीय और एक लाल बलुआ पत्थर से इसको निर्मित करवाया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो एक कृत्रिम झील के बीच में है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि शेर खान जो है मध्य भारत में कलिंजर में 1545 ईस्वी में क्या हुआ था कि किले पर हमला करते समय वहां पर इसका मृत्यु हो जाता है। और शेर शाह सूरी का जो पुत्र इस्लाम या सलीम शाह, उसने क्या किया कि अपना असाधारण क्षमताओं के कारण, वो असाधारण क्षमताओं के लिए जाना जाता था, सलीम शाह या इस्लाम शाह दोनों इसी का नाम था। तो कुशलता पूर्वक क्या किया कि फिर से सूर्य राजवंश को कंट्रोल में रखा। लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि शेर शाह का पुत्र जो जलाल था, इस्लाम शाह का क्या किया था कि उपाधि जो लिया था और गद्दी पर बैठा था। यही आपको याद रखना है कि 1553 ईस्वी में सलीम शाह का मृत्यु हो जाता है और सूर्य वंश वहां पर क्या हो जाता है कि बिखर जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाद में सूर्य वंश जो है 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि 1555 ईस्वी में मच्छीवार एवं सरहिंद के युद्ध में हिमायू ने सिकंदर सूरी को पराजित करके सूर्य वंश को क्या कर देता है, अंत कर देता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे कि अपना चाणक्य बोले थे कि कोई भी अगर दुश्मन हो तो उसको क्या करना चाहिए, जड़ से मिटा देना चाहिए। जब हिमायू को छोड़ा था उसको उसी समय अगर मार देता शेरशाह ने, तो क्या होता कि उसी समय मुगल काल क्या हो जाता है, एक तरह से अंत हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या किया गया, इसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर इसी ने 15 साल के बाद आकर क्या किया कि फिर से सूर्य वंश को अंत किया और फिर से अपना मुगल काल को यहाँ पर भारत में शुरू किया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग कुछ इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बोला जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप नाम सुनोगे हिंदी साहित्य में। पद्मावत एक बहुत अच्छा पुस्तक है, ठीक है। उसके किसके शासनकाल में लिखे थे, कभी कभी पूछ देता है सवाल में। तो आपको याद रखना कि शेर शाह के ही शासनकाल में ये क्या करते थे कि पुस्तक लिखा करते थे। तो आपको याद रखना कि मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत लिखे थे किसके शासनकाल में लिखे थे, तो शेर शाह के मतलब सूर्य राजवंश के ही शासनकाल में लिखे थे। और 1545 में शेर शाह का मृत्यु हो जाता है। और 1555 ईस्वी में क्या हो जाता है कि सूर्यवंश का अंत हो जाता है। और हिमायू जो है पुनः भारत पर क्या कर लेता है कि कब्जा करके मुगल राजवंश को फिर से चलाना शुरू कर देता है। तो इतना ही आज तक का क्या था कि सूर्य राजवंश में पढ़ना होता है, ठीक है। इतना पढ़कर जाते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम देते हैं तो लगभग सारा सवाल बन जाता है। अगर एग्जामिनर चाह जाए तो आपको ऐसा सवाल पूछ ही देगा कि आप बना नहीं पाइएगा। लेकिन जो भी अभी तक का जो भी ट्रेंड है और जो भी आने वाला है उस उतना तक क्या किया गया है कि इसमें पढ़ा दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।